मैं धर्मेंद्र चौधरी देसी मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 का सेट थ्योरी नामक चैप्टर लेकर आए हैं। इस पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। हमारा उद्देश्य समस्त ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं को निःशुल्क कक्षा 11 नेवी, एयरफोर्स, एनडीए आदि से संबंधित मैथमेटिक्स की तैयारी करवाना है। तो आज हम सेट थ्योरी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सेट थ्योरी, क्योंकि हम अपने सामान्य जीवन में एक दिन में कई बार सेट का नाम ले लेते हैं। हम चलते हैं, बोलते हैं भाई, एक दुकानदार है, वो बोलता है अपने जो मजदूर हैं उनको कि भाई जो अच्छी चीज़ है उनका एक सेट बना दे, जो थोड़ी खराब है उनका एक सेट बना दे, जो खराब है उनका एक अलग सेट बना दे। तो सेट यानी एक संग्रह होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। तो सेट की डेफिनेशन देखने से पहले हम बात कर ले सुपरिभाषित वस्तु क्या होगी, सुपरिभाषित किसे कहेंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार की चीज जिस पर हम कोई डाउट न करें कि भाई इस एक बार बता दिया कि ये परिभाषा है, यानी इस प्रकार की चीज़ है। जैसे मैंने बोल दिया कक्षा 11 की गणित की किताब है। अब कक्षा 11 की गणित की किताब है तो ये सुपरिभाषित हो गया कि कक्षा 11 की गणित की किताब है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कौन सी किताब है, क्या है। इसी प्रकार मैं बोल दूं कि भारत देश की सभी नदियों का संग्रह है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का संग्रह है, ये सभी आपके सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित कहेंगे इन्हें। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है, वेल डिफाइंड वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, उसको हम सेट बोलते हैं। अब सेट की परिभाषा क्लियर होगी, आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब जब हमारे पास समुच्चय आ गया तो फिर इसको परिभाषित करने, इसको लिखने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए। तो जो सेट है, सेट को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो इसका जो है रोस्टर रूप है, इस रोस्टर रूप को ही हम सूची रूप भी बोलते हैं, और एक इसको तालिका रूप या तालिका विधि के नाम से जाना जाता है। इसका जो दूसरा रूप है लिखने का, ये आपका गुण रूप या निर्माण रूप के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रोस्टर रूप कि रोस्टर रूप में सेट कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपना रोस्टर रूप। देखिए, रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं कि जिन अवयवों से हमें सेट का निर्माण करना होता है, जिन अवयवों से हमें सेट का निर्माण करना होता है, उन अवयवों को हम एक मझले कोष्ठक में रख देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को इन अवयवों से सेट का निर्माण करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी अवयवों को एक मझले कोष्ठक में रख करके कोमा द्वारा पृथक कर दूंगा। मझले कोष्ठक में रख करके कोमा द्वारा पृथक कर देना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो ये सेट का रोस्टर रूप कहलाता है। और एक चीज ध्यान रखिए, सेट को हमेशा ही अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा शो किया जाता है, यानी ए से जेड तक कोई सा भी हो सकता है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इत्यादि द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे आप अपनी किताबों में छपा हुआ देखते हो कि x बिलोंग करता है n, या एक बिलोंग करता है n, या r या w इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये संग्रह है, ये सेट है, ये प्राकृत संख्याओं का सेट है, ये वास्तविक संख्याओं का सेट है, ये मूल नंबर पूर्ण संख्याओं का सेट है। तो सेट को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है।
जो लिखने के तरीके हैं उसमें सबसे पहला रोस्टर रूप आपके क्लियर हो गया कि जिन अवयवों से हमें सेट का निर्माण करना है उनको हम एक मंझले कोष्ठक में रख करके कोमा द्वारा पृथक कर देते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी अवयव की पुनरावृत्ति न हो। दूसरा आपका आता है गुण रूप या निर्माण रूप। इसमें क्या करते हैं, इस रूप में क्या होता है कि कोई भी जो सेट है उसमें आने वाले अवयवों के गुण की जानकारी होती है। ये गुण को बताता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई सेट है ए एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग करता है जेड में। तो क्या हुआ, यहां एक्स एक गुण रख रहा है क्या, एक्स का वर्ग, और एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये सेट का गुण रूप हो गया। या हम दूसरा एग्जांपल लें तो एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है। या एक अन्य एग्जांपल लें, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं वापस इसको करना चाहूं, इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहूं गुण रूप को, तो बहुत ही सिंपल सा है। यदि -1 रखूंगा तो 1 होगा, +1 रखूंगा 1 होगा, 2 रखूंगा 4 आएगा, -2 रखूंगा 4 आएगा, 3 प्लस माइनस का रखूंगा 9 आएगा। इस प्रकार से ये आपका एक रोस्टर रूप में सेट बन गया। यदि यहाँ इसको मैं रोस्टर रूप में लिखना चाहूँ तो x क्या है, x एक सम संख्या है, तो आपका ये सेट हो गया। और यहाँ पर यदि इसको मैं करना चाहूँ तो एक x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 यह आपका क्या हो गया, गुण रूप हो गया। तो कोई भी जो सेट होता है उसके जो लिखने के तरीके हैं वो दो तरीके हैं, एक तो रोस्टर रूप होता है, एक गुण रूप होता है। आगे चलते हैं, अब हम सेट की कोटि के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि सेट की कोटि क्या होती है। तो समुच्चय की कोटि या ऑर्डर ऑफ ए सेट, सेट की कोटि क्या होती है। देखिए कोई भी सेट है, जैसे मेरे पास ये कोई सेट है, यहां पर मैं आपसे पूछूं कि सेट में कितने अवयव हैं, तो यहां पर इस सेट में 1 2 3 4 अवयव है। 4 अवयव है तो हम बोलेंगे कि इस सेट की कोटि 4 है। यानी किसी सेट में विद्यमान अवयवों की संख्या ही उस सेट की कोटि कहलाती है। तो यहाँ इसको लिखने के जो तरीके हैं ये ऑर्डर ऑफ ए से लिखेंगे, यानी ए सेट की कोटि, या फिर ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए से लिखेंगे। तो यहां पर हम देखें तो सेट की कोटि कितनी है, 4 है। तो लिख लीजिए सेट की कोटि क्या होती है, किसी सेट में विद्यमान अवयवों की संख्या उस सेट की कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ 4 अवयव है तो इस सेट की कोटि 4 हो गई। यदि कोई सेट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास बी सेट है, इस बी सेट में ये अवयव विद्यमान है, कितने अवयव है भाई, यदि काउंट करें तो 1 2 3 लास्ट कितना n, तो n अवयव है। तो यहाँ इस सेट की जो कोटि होगी या इस सेट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, n होगा। तो ये किसी सेट की कोटि की बात हो गई। अब हम एक यहाँ बात और कर लेते हैं। जैसे इस सेट के बारे में मैं ये बोलूं कि 2 बिलोंग करता है ए में, यानी 2 जो है यहाँ अवयव को व्यक्त, ये अवयव होने का संबंध बताता है, यानी विद्यमानता को बताता है कि विद्यमान है। यहाँ 2 विद्यमान है ए में, यानी 2 जो है वो ए सेट का अवयव है। इसी प्रकार में लिख दूं 4 बिलोंग करता है ए में, तो करता है कि नहीं करता, करता है। तो यहाँ इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए कि 4 विद्यमान है ए सेट में, यानी 4 ए सेट का अवयव है। मैं ये लिख दूं, क्या है, क्या कहीं इस सेट ए में आपको 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 5 विद्यमान नहीं है ए सेट में। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।
आगे हम सेटों के प्रकार की बात करते हैं कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो ले लो, या फिर आप इसको रोक करके लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ सेट्स। सेटों के प्रकार, यानी सेट कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1, रिक्त सेट, रिक्त समुच्चय। इसको हम एम्प्टी या नल या फिर वॉइड सेट बोलते हैं। एम्प्टी, नल, वॉइड सेट, रिक्त समुच्चय आदि नामों से जानते हैं। देखिए नाम से क्लियर है, एम्प्टी यानी रिक्त, रिक्त यानी खाली। ऐसा सेट जिसकी कोटि शून्य हो, या ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं है, वो आपका रिक्त सेट कहलाता है। रिक्त सेट को जो लिखने का तरीका है वो ये है। देखिए मैंने आपको बताया था रोस्टर रूप में क्या है, जिस भी सेट को बनाना होता है उसको, यानी जिन अवयवों से सेट बनाना होता है उनको मजले कोष्ठक में रखकर कोमा द्वारा पृथक करते हैं। चूंकि रिक्त सेट में कोई अवयव नहीं होता, इसलिए केवल आपको मजला कोष्ठक ही लिखना है। तो ये आपका रोस्टर रूप हो गया किसी रिक्त सेट का। ये फाई है, ये भी आपका रिक्त समुच्चय नल सेट को ही व्यक्त करता है। ये आपका गुण रूप होता है, गुण रूप में रिक्त सेट है, ये रोस्टर रूप में रिक्त सेट है। जो रिक्त सेट होता है उसकी जो कोटि होती है वो हमेशा शून्य होती है। आगे चलते हैं, एकल या एकक या सिंगलेटोन। सिंगलेटोन सेट, ये सिंगलेटोन सेट क्या होता है। देखिए ऐसा सेट, नाम से क्लियर है, एकल या एकक, ऐसा सेट जिसमें विद्यमान अवयव केवल केवल और केवल एक ही अवयव हो। यदि किसी सेट में एक ही अवयव विद्यमान है तो उसको हम एकल सेट या एकक सेट कहेंगे। जैसे ये है, यहाँ पर केवल एक ही अवयव 2 विद्यमान है, जैसे ये है, यहाँ 0 विद्यमान है। तो ये आपका क्या हो गया, एकल या एकक सेट। यानी कोई सेट है, जैसे मान लीजिए ये है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल 1 है, तो वो एकल सेट या एकक सेट या सिंगलेटोन सेट के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 है परिमित सेट, इसको अंग्रेजी में फाइनाइट बोलेंगे, फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। यानी ऐसा सेट जिसकी कोटि फिक्स हो, नियत हो। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, इस सेट की कोटि जो है, ऑर्डर ऑफ ए जो है फाइनाइट है, तो ये जो सेट है आपका परिमित सेट होगा। फॉर एग्जांपल ये यहां पर क्या हुआ, लास्ट में n देख रहे हैं हम, n अवयव, यानी इस सेट में कितने अवयव है, n अवयव है, फिक्स है, निश्चित है, तो ये आपका क्या हो गया, परिमित सेट। चौथा है अपरिमित सेट, यानी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या अनंत होती है। जैसे कोई एक सेट लेता हूं मैं, बी सेट है, इसमें ये अवयव विद्यमान है, आगे डैश कर दिया, इसका मतलब आगे पता नहीं है, अनंत तक जाएगा ये। तो यहाँ ये जो सेट है, इस प्रकार का जो सेट है जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या अनंत है, वो आपका अपरिमित सेट कहलाता है। यानी ऐसा सेट जिसकी कोटि अपरिमित हो, यानी बहुत सारे अवयव विद्यमान हो,
ऐसा सेट आपका परिमित सेट कहलाता है। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं समान सेट, यानी इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहेंगे? देखो, जब भी नाम आता है समान, इक्वल, तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि यहाँ समानता की बात हो रही है, यानी कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा सेट, ऐसे दो या दो से ज्यादा सेट जिनमें कोटि भी बराबर, जिनकी कोटि भी आपस में बराबर हो और अवयव भी बराबर हो। जैसे मेरे पास कोई एक ए सेट है और एक मेरे पास बी सेट है। मैं यहाँ क्या देख रहा हूं, इस सेट की कोटि कितनी है, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल 4 है और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल कितना है, 4 है। ऑर्डर ऑफ ए यानी ए सेट की कोटि 4 है, बी सेट की कोटि भी 4 है, और साथ में मैं देख रहा हूं इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2, इसमें भी है, इसमें, यानी इन दोनों के अवयव भी समान है। तो ऐसे सेट आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे दो सेट जिनके अवयव आपस में समान हो, साथ ही उनकी कोटि भी समान हो, यानी अवयव व कोटि दोनों ही यदि किन्हीं दो सेटों की बराबर है, समान है, तो ऐसे सेट समान सेट, इक्वल सेट कहलाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, समतुल्य सेट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, ऐसे कोई भी दो सेट जिनकी कोटियां बराबर हो, यानी मान ले ए सेट है जिसमें दो अवयव है और दूसरा बी सेट है जिसमें भी दो अवयव है। अब अवयव कैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यदि कोटियां बराबर है किन्हीं दो सेटों की, तो वो दोनों सेट समतुल्य सेट या इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पी सेट है जिसमें अवयव जो है वो ये है, और एक क्यू सेट है मेरे पास जिसमें अवयव ये है। मैं यहाँ क्या देख रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ पी जो है वो 3 है और ऑर्डर ऑफ क्यू कितना है, 3 है। तो यहां पर दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, यानी समतुल्य सेट होंगे। आगे चलते हैं तो बात आती है घात समुच्चय की, या घात समुच्चय से पहले मैं उप समुच्चय देख लेता हूं। उप समुच्चय क्या होता है, यानी पावर सेट क्या है, सॉरी सबसेट। देखिए सबसेट क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है। माना कि मेरे पास दो सेट है, एक तो ए सेट है, एक बी सेट है। माना कि मेरे पास दो सेट है, एक तो ए सेट है, एक बी सेट है। तो मेरे पास यदि बी सेट ऐसा सेट है जिसमें आने वाले सभी अवयव ए सेट के अवयव है, तो यहां पर बी सेट ए का उपसमुच्चय कहलाता है। क्या बात आई, दो सेट है अपने पास ए और बी, ठीक है, यानी दो बंदे हैं, एक रामलाल है एक श्यामलाल है, एक रामलाल है एक श्यामलाल है। रामलाल के पास उसी के गांव के 20 मेंबर है, 20 आदमी काम करते हैं, उसी के गांव के 20 आदमी काम करते हैं, वो दिन में काम करते हैं। रामलाल के पास क्या है, अपने गांव, रामलाल और श्यामलाल दो आदमी हैं, रामलाल और श्यामलाल दो आदमी हैं, दोनों एक ही गांव के हैं या दोनों की फैक्ट्री एक ही गांव में है। दिन को रामलाल की फैक्ट्री चलती है, उसमें उसी गांव के 10 लोग काम करते हैं। श्यामलाल की जो फैक्ट्री सेकंड शिफ्ट में चलती है, उस शिफ्ट में क्या है, जो इसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं, इनमें से 5 आदमी, इसमें जो 10 आदमी काम कर रहे हैं उनमें से 5 आदमी इस श्यामलाल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि श्यामलाल के जो 5 आदमी हैं वो आदमी किसके हैं, एक्चुअल में रामलाल के पास काम करने वाले हैं।
तो यहाँ पर श्यामलाल जो है वो रामलाल का सबसेट होगा। और यदि 10 के 10 श्यामलाल के पास काम करते तो ये सबसेट का ये चिन्ह काम में हम ले लेते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। पेन चेक कर लेता हूँ, कई बार कट जाती है। समझिए, माना लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। माना लेट ए व बी कोई दो सेट है। माना ए व बी कोई दो सेट है, तब यदि बी सेट का प्रत्येक अवयव तब यदि बी सेट का प्रत्येक अवयव ए सेट का अवयव है, तब यदि बी सेट का प्रत्येक अवयव ए सेट का अवयव है तो बी ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। सबसेट का साइन एक तो ये चिन्ह काम में लिया जाता है, एक ये लिया जाता है, दोनों ही सबसेट के हैं। इसका मतलब है कि जैसे अभी आपको श्यामलाल का उदाहरण देख के बताया, रामलाल का उदाहरण देख के बताया कि रामलाल के पास 10 आदमी है, श्यामलाल के पास 5 आदमी है। अब श्यामलाल के जो 5 आदमी काम कर रहे हैं वो वही आदमी है जो रामलाल के हैं। तो इस समय ये अब ये 10 के 10 श्यामलाल के पास भी काम करने पहुंच जाए तो ये चिन्ह काम में ले लेते हैं। यानी जब जो बी खुद यानी बी खुद एक के बराबर हो जाए तो ये चिन्ह काम में आता है। अब जैसे मैं यहाँ जब सबसेट की बात ही कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे क्या, वो लिख देता हूं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट। अब देखिए ध्यान रखना है, बी है ए का, यहां कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। बी ए का सबसेट है, यानी जिसकी तरफ इसका मुंह होता है वो सेट एक्चुअल बड़ा होता है, तो जो बड़े वाला है उसका उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय यानी छोटा, जैसे प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की बजाय उपराष्ट्रपति छोटा ही होता है ना, तो वैसे ही सबसेट जो है अपने सेट की बजाय छोटा या उसके बराबर हो जाता है। कभी कभी आपातकालीन परिस्थितियों में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर लेता है, तो वही बात है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करे, उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का काम करे, तो ये चिन्ह काम में लेना है और अदरवाइज ये चिन्ह काम में लेना है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक कोई सेट है जिसमें कितने अवयव हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको, n अवयव दिखाई दे रहे हैं। तो इस सेट की कोटि कितनी हुई, ऑर्डर ऑफ ए अभी ऊपर बताया था n हो गई। तो यदि किसी सेट में n अवयव विद्यमान है तो इसमें जो उपसमुच्चय बनेंगे, टोटल जो सबसेट होंगे उनकी संख्या, यानी टोटल सबसेट ऑफ ए, यानी ए सेट के सभी सबसेट कितने होंगे, वो होंगे 2 की घात n। जैसे मान लीजिए अपने पास ए सेट में 1, 2 और 3 अवयव विद्यमान है, तो कितनी कोटि हुई, 3। तो सबसेटों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 3, यानी 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। अब ये 8 कौन कौन से होंगे वो लिख के बता देता हूं, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 और 1, 5। कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 सबसेट होंगे। तो क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। जब सबसेट की बात कर रहे हैं तो सबसेट टॉपिक को ही खत्म कर देते हैं। चलिए इसको मैं यहां से थोड़ा हटा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो।
हम बात कर रहे थे सबसेट की। उपसमुच्चय की देखिए भाई साहब, उपसमुच्चय जो है वो भी दो जने हैं। जो सबसेट है इसके दो बेटे हैं, एक तो आपका प्रॉपर सबसेट और एक आपका इम्प्रॉपर। प्रॉपर इसको हम उचित या वास्तविक उपसमुच्चय के नाम से जानते हैं, और इम्प्रॉपर को हम विषम या अनुचित सबसेट के नाम से जानते हैं। अभी अभी हमारे यहां क्लियर हुआ था कि ए सेट है, उसमें एक दो, सपोज करते हैं नया सेट लिया मैंने एक दो, तो बताइए इसमें कितने उपसमुच्चय होने हैं? इसमें उपसमुच्चय होने हैं 2 की पावर कितने, एक दो अवयव है 2 यानी 4। कौन कौन से? ये लो भाई, हो गए 4। अब हम यहां इनमें से फर्क करते हैं, अलग अलग करते हैं कि प्रॉपर कौन सा होगा और इम्प्रॉपर कौन सा होगा। देखिए भाई साहब, ये जो खुद वाला है, जो स्वयं के बराबर है, ये जो स्वयं ए सेट है, इसको हटा दीजिए। इसको हटाया तो अपने पास क्या बचा, उसको यहां लिख दीजिए। एक तो 1 बचा, एक 2 बचा और एक 5 बचा। संख्या में कितने? 3, यानी खुद को हटा दिया तो ये तीनों क्या होंगे? वास्तविक, उचित या प्रॉपर सबसेट होंगे। और इनकी जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितनी होगी? 2 की पावर n तो टोटल होते हैं, इनमें से एक खुद को हटा देते हैं तो 2 की घात n-1 आपके टोटल नंबर होंगे। किनके? उचित या वास्तविक उपसमुच्चयों के। इसमें वैसा क्या होता है, जो हटाया इसमें ले लीजिए, और एक ये 5, ये जो दोनों हैं ये अनुचित इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। इनकी हमेशा जो टोटल नंबर है वो 2 होंगे। चाहे कोई सा भी सेट हो, चाहे उसकी कोटि 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे कितनी कोटि का हो, हमेशा उसके 2 ही अनुचित, विषम या इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो ये सबसेट की बात खत्म हुई। अब हम आगे चलते हैं। इसको उतार लेना। आगे है पावर सेट, यानी घात समुच्चय। POWER, पावर सेट। ये क्या होता है? देखिए भाई, अभी अभी हमने कोई सेट लिया था, उसके ये सबसेट देखे थे। जैसे ये सेट है, चलो मैं दोबारा लिख देता हूं। मेरे पास ए सेट है, ए सेट में मेरे पास क्या है, 1 2 अवयव है। मैं आपको कहूं कि इसके सबसेट कितने होंगे, तो आपने अभी पढ़ा है तो आप फटाक से बता दोगे। क्या है भाई? ये है कि नहीं है? ये इसके क्या है, सबसेट है। अब मैं आपको कहूं कि घात समुच्चय क्या है, तो भाई जो ये किसी सेट के उप सबसेट आए, उन सेटों का सबसेट क्या होता है? घात समुच्चय होता है। यानी किसी सेट के उप समुच्चयों का वापस सेट बना लो, यानी आपके ये तो उप सबसेट है, इन सबसेटों को मझले कोष्ठक में डाल दो तो एक नया सेट बन गया। इसी को हम पावर सेट के नाम से जानते हैं। तो पावर सेट की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसा सेट पावर सेट कहलाता है जो किसी सेट के सबसेटों से मिलकर बना हुआ होता है।
ऐसा सेट पावर सेट कहलाता है जो किसी सेट के सब सेटों से मिलकर बना हुआ होता है। यहां पर देखिए, जब यहां बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये क्या है, रिक्त सेट। अब मैं आपको कहूं कि रिक्त सेट का घात समुच्चय क्या होगा, एक तो ये भी रिक्त सेट है, ये भी रिक्त सेट है, तो रिक्त सेट, ये रिक्त सेट है, इसमें क्या है, कोई अवयव विद्यमान नहीं। अब ये रिक्त सेट है तो इसका क्या हो गया, ये घात समुच्चय हो गया। इसी प्रकार इसका यदि घात समुच्चय की बात करें तो ये हो गया, तो ये घात समुच्चय होता है। ये रिक्त सेट का रोस्टर रूप में घात समुच्चय हो गया, यानी पावर सेट का रोस्टर रूप है, और ये आपका पावर सेट का, ये भी रोस्टर रूप है पावर सेट का। लेकिन यदि फाई ले रहे हो तो ये घात समुच्चय होगा, और यदि ये ले रहे हो तो ये घात समुच्चय होगा। एक यहाँ आप समुच्चय में देख रहे थे, तो हमारे फाई देखिए सब सेटों में आता है। जब हम फैक्टर करते हैं यानी सबसेट लिखते हैं तो फाई जो है वो सब सेटों का सबसेट होता है। तो एक लाइन यहाँ लिख दीजिए, फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, ऑल सेट्स, यानी फाई जो होता है वो सभी सेटों का सबसेट होता है। फाई सभी सेटों का सबसेट होता है। क्लियर? तो ये थे वही कुछ सेटों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट। दोबारा देख लीजिए, घात समुच्चय ऐसा सेट जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो, इसको हमने फाई और खाली बचले कोष्टक से शुरू किया था। एकल सेट जिसमें एक अवयव विद्यमान हो, परिमित सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अपरिमित सेट जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, समान सेट ऐसे दो सेट जिनकी कोटि और अवयव समान हो, समतुल्य सेट ऐसे दो सेट जिनकी कोटि बराबर हो। सबसेट, सबसेट क्या होता है, कोई भी माना ए और बी कोई दो सेट है। अब यदि बी सेट का प्रत्येक अवयव ए सेट का अवयव है, बी सेट का प्रत्येक अवयव ए सेट का अवयव है, तो बी एक का उपसमुच्चय कहलाता है। मैंने लिखने के आपको नोटेशन बताया था। और उपसमुच्चय कितने होंगे, दो। यदि किसी सेट में n अवयव है तो उसमें आने वाले उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होगी। फिर हमने उपसमुच्चयों को भी बांट दिया था, एक तो प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट में, यानी वास्तविक या उचित और विषम या अनुचित। वास्तविक में जो भी सेट है उनमें से खुद वाला जो है, खुद को बाहर निकाल दो तो जो बाकी बचे 2 की पावर n-1 वो आपके प्रॉपर, खुद वाला उसको और फाई को, दोनों को यदि हम साथ में लिख दें तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। हर क्वेश्चन में, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, यदि आपको विषम या अनुचित सबसेटों की संख्या पूछता है तो ये हमेशा 2 होती है। और जो फाई होता है वो सब सेटों का सबसेट होता है। घात समुच्चय क्या होता है, जो भी सेट हमने निकाला है उसके सबसेट निकाल दीजिए, जो सेट दिया हुआ है उसके सबसेट निकाल लीजिए और उनको मजले कोष्टक में बंद कर दीजिए, वही आपका पावर सेट कहलाता है। ये फाई है, यदि फाई पावर सेट है तो इसका, सॉरी फाई सेट है तो इसका पावर सेट ये बनेगा, यदि ये है तो इसका पावर सेट ये बनेगा। इसके साथ ही ये काइंड्स ऑफ सेट्स खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। या ऑपरेशंस ऑफ सेट देखने से पहले हम देख लेते हैं वेन यूलर आरेख। वेन यूलर डायग्राम क्या होता है, वेन यूलर डायग्राम? देखिए, एक ऐसा आरेख जो एक आयत और वर्तों से, एक आयत और वर्तों से, यानी वर्त एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा आरेख जो एक आयत और वर्तों से मिलकर बना हुआ होता है, वेन यूलर डायग्राम कहलाता है। यहां पर यह है यूनिवर्सल सेट होता है ये, और ये कोई सेट, तो ये जो आरेख है वो वेन यूलर आरेख है। अभी हमने वो
काइंड्स ऑफ सेट देखे थे, उनमें एक नंबर और लगा दीजिए समष्टि सेट, या इसको सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी ये सार्वत्रिक सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिससे दिए हुए सभी सेट बन जाए। जैसे मान लीजिए मेरे को एक, मेरे पास ये सेट है, एक मेरे पास ये सेट है, और एक मेरे पास ये सेट है। अब मेरे को एक ऐसे सेट की जरूरत है, मेरे को एक ऐसे सेट की जरूरत है जिससे ये बन जाए, यानी ये तीनों बन जाए। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू से व्यक्त किया जाता है, और ये 1 2 3 4 5 6 भी ले लूँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लूँ तो भी चलेगा। यानी ऐसा सेट जिससे दिए हुए सभी सेट जो है वो बन जाए, वो आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो वेन यूलर आरेख में क्या होता है? जो रेक्टेंगुलर है, जो आयत है, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट को शो करता है, और बाकी जो सर्कल है वो आपके अन्य सेटों को शो करते हैं। तो इसी कड़ी में भाई ये जो वेन यूलर आरेख है, ये बहुत ही आपके काम का, बहुत ही काम का है। आप किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ सेट थ्योरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली कुछ ही समय में सरल कर सकते हैं। तो इसका यूजेज अभी हम आगे जब समस्या समाधान करेंगे एक्सरसाइज का तो देखेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। यानी सेटों की समुच्चयों की संक्रियाएं ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या होता है? देखिए ऑपरेशंस ऑफ सेट, सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी यूनियन संघ, सेटों का संघ, समुच्चयों का संघ। समुच्चयों को मैं जनरली यहां सेट लिख दूं, सेटों का संघ। जैसे मान लीजिए मेरे पास, यानी संघ, ये एक ऐसा संघ, यूनियन, यानी एक यूनिट, यानी एक क्या होता है? बहुत सारे लोगों का समूह है, इसी को हम यूनियन बोलेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है, 1 2, और एक दूसरा सेट है 2 3 4। अब यहां पर यूनियन क्या होता है? यूनियन देखिए, ए यूनियन, ये यूनियन का साइन होता है सीधा यू, ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। और ये क्या होगा? क्या मिला? यानी इसमें क्या होता है कि जो जिन जिन सेटों का आप यूनियन करने जा रहे हो उनके समस्त अवयवों को आप एक साथ लिख दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि कोई अवयव की पुनरावृत्ति न हो, बस ये आपका यूनियन होता है इन्हीं दो सेटों का। अब सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी सेटों का सर्वनिष्ठ। सेटों का सर्वनिष्ठ। देखिए मान लीजिए मेरे पास ऊपर वाली सेट है ए और बी, तो इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालें? इंटरसेक्शन को उल्टा, जो यू है उसको उल्टा कर दीजिए। ये चिन्ह इंटरसेक्शन का होता है, सर्वनिष्ठ का होता है। इसका मतलब है कि जो दोनों सेटों में है, जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, वो लिखना है। तो भाई साहब इन दोनों सेटों में क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? केवल 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ए और बी का, इन दोनों सेटों का जो सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर हो जाना चाहिए। चलो यहाँ मैं वेन आरेख का भी यूजेज कर लेता हूं।
यहाँ पर ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया और ये आपका बी सेट हो गया। जब आपको यूनियन करना है यहाँ ए और बी का, तो यूनियन का मतलब सब का सब, ये डायग्राम बन गया आपका ए यूनियन बी का। इंटरसेक्शन की बात करें तो यहां मैं ये बना देता हूं, ये तो कोई दो सेट, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी बीच वाला है वो दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। आगे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी सेटों का अंतर। क्या होता है भाई, देखिए सेटों का अंतर, मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, तब ये यहां पर अंतर दो प्रकार का होगा, एक तो ए माइनस बी होगा और दूसरा बी माइनस ए होगा। सेटों का अंतर दो प्रकार का होता है, एक तो ए माइनस बी और एक बी माइनस ए। सपोज कीजिए मेरे पास जो ए सेट है वो 1 2 3 है और जो बी सेट है वो 2 3 4 है। तो मैं ए माइनस बी करूंगा तो ए माइनस बी का जो यहाँ सेंस है वो ये है कि ए सेट में से बी के सब अवयव हटा दो, ए सेट में से बी के सब अवयव हटा दो। बी के कौन कौन से अवयव कॉमन आ रहे हैं भाई, 2 और 3 आ रहे हैं, तो इस ए में से ये दोनों हटा दो, तो क्या बना आपके पास, 1 बचा। भाई इसमें 2 3 बाहर निकालेंगे, 1 बचेगा, तो ये ए माइनस बी हो गया। इसी प्रकार यदि इसका वेन डायग्राम बनाए तो ये ए, ये बी, ए बी, क्या कहते हैं, ए में से बी को उठाना है। अब बी को काट के बाहर निकालो, बी को काट के बाहर निकालोगे क्या बचेगा आपके पास, ये लाइनर पार्ट बचेगा, इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। इसी प्रकार ये कहता है कि बी माइनस ए, यानी बी में से एक को घटा दो, तो बी सेट ये, इसमें से एक को घटाएंगे तो एक के 2 3 अवयवों को इसमें से हटा दे तो क्या बचेगा, 4, तो बी माइनस ए क्या हो गया आपके पास यहाँ 4। यदि वेन डायग्राम इसका बनाए तो इसका अपोजिट हो जाएगा, किसको, एक को हटाना है, एक को हटाया तो बी वाला जो बचा, जो लाइनर भाग आपको दिखाई दे रहा है वो आपका बी माइनस ए हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या होता है, सममित अंतर। देखिए आपके पास कोई दो सेट ए और बी है, तब ए और बी का जो सममित अंतर होगा उसको इस प्रकार से इस सिंबल द्वारा शो किया जाएगा, इसको पढ़ेंगे ए व बी का सममित अंतर। और ये क्या होता है, ये जो आपके पास ए माइनस बी, एक सेट तो ये बना और एक बी माइनस ए बना, इन दोनों का यूनियन होता है। सममित अंतर क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन होता है, यानी यूनियन होता है तो भाई साहब क्या करें, यदि इस एग्जांपल को हम देखें, इसको देखें तो a माइनस बी क्या आया अभी आपके पास 1 और b माइनस ए क्या आया ये, तो दोनों का यूनियन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1 4। तो भाई साहब ये आपका a और b का सममित अंतर होगा 1 4, ये जो सेट है। इसी प्रकार एक है विसंगित डिसजॉइंट सेट। विसंगित सेट, विसंगित सेट ये क्या होता है, यदि हम कोई दो सेट लें, देखिए एक आपका सेट है 1 2 और एक दूसरा सेट आपके पास है 3 4। यदि आपको मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी करूं, दोनों का सर्वनिष्ठ लो, तो दोनों का सर्वनिष्ठ क्या आया, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 आया। तो यदि किन्हीं दो सेटों का सर्वनिष्ठ 5 आए, यानी दिखता है इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 हो, तो वो सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, विसंगित समुच्चय होंगे। एक और बचता है, फ्रेम तो आ रही होगी,
अब हम एक जो और बचा है वो 6 नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक सेट। ये क्या होता है? देखिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक कोई अन्य सेट ए दिया हुआ है। अब पूरक सेट की चर्चा कर रहे हैं, तो पूरक सेट क्या होता है? एक का पूरक, कोई भी ए सेट है आपके पास, उसका पूरक क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। जब ए कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या करेंगे? एक इसका सिंबल जो होता है ए कॉम्प्लीमेंट या ये होता है ए डेस या ए के ऊपर सी लगा दो ये। तो ये होता क्या है? ये आपका होता है यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को हटा दीजिए। यूनिवर्सल सेट आपके पास ये है, इसमें से इसको हटा दीजिए यानी घटा दीजिए यानी ये कम कर लीजिए, तो ये पूरक सेट होता है। पूरक सेट क्या होता है? किसी दिए गए सेट का को आप यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए, बाकी कर दीजिए, शेष बचा जो सेट है वो आपका पूरक सेट होगा। पूरक सेट होगा तो पूरक सेट की बात कर लेते हैं। वेन डायग्राम बना दे इसका। ये कोई ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट। अब आपका पूरक सेट क्या होगा? पूरक सेट ये होगा, ए डेश जो होगा वो ये होगा। ये पूरक सेट होगा। तो यहां यानी कहने का मतलब है जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से आप ये जो आपको ए सर्कल दिखाई दे रहा है इसको बाहर निकाल लीजिए, जो बाकी बचा जो लाइनर पार्ट है वो आपका पूरक सेट होगा यानी ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? तो ये कुछ सेटों की ऑपरेशन थी। अब यहां वितरण नियम की बात करते हैं। दो वितरण नियम है, दो वितरण नियम है, वो कौन से हैं देखिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या फिर वीडियो को रोक करके इसको लिख लो। यहाँ से हम इसको हटाएंगे, आगे पढ़ेंगे। कुछ दो वितरण नियम है और दो फॉर्मूले हैं जो कि आपके आगे आने वाली समस्याओं को सरल करने में काम में आएंगे। देखिए यदि आपके पास दो जो वितरण नियम है उनकी बात कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसका वितरण कैसे होगा? सीधी सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन लगा दो ए इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन का साइन लगा दो, ये साइन लगा दो, ए यूनियन सी। ये दो वितरण नियम है जो कि आपको ध्यान रखना है, आगे समस्या समाधान में काम में आएंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट है, कोई दो सेट है ए एंड बी, कोई दो सेट मान लिया आपके पास है, तब एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए ये जो फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं, ये आगे आपके सेट उस प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी में भी काम आएंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार यदि सपोज कीजिए आपके पास तीन अवयव है, तीन सेट है ए बी सी, तब जो फॉर्मूला होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का, वो आपका होने वाला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब दो सेट है तो आपका फॉर्मूला ये होता है, और जब तीन अवयव है, तीन सेट आपके पास है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहां पर आपको इस ऊपर वाले फॉर्मूले में देखिए, हम देख रहे हैं 1 2 3 4 पद आ रहे हैं, 4 टर्म है, इनमें से कोई भी तीन लेकर के वो आपसे चौथी पूछ सकता है। इसी प्रकार नीचे वाले में आपके पास जो है आप देख रहे हो। अब
कई बार समस्याएं इस प्रकार की आती है, जैसे मान लीजिए एक सर्वे किया गया है गांव पे या एक शहर पे, उस सर्वे में कॉफी पीने वाले और चाय पीने वाले कुछ बंदे हैं, कॉफी पीने वाले और चाय पीने वाले कुछ बंदे हैं। अब आपको दे दिया कि कॉफी पीने वाले इतने हैं, चाय पीने वाले इतने हैं और दोनों पीने वाले इतने हैं। तो अब आपको पूछिए कि केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं, केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं, तो आप उसमें क्या लिखोगे? मैं यहां लिख रहा हूं केवल ए। तो ये आपका होने वाला है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यदि केवल बी पूछे तो एक ही जगह बी कर दीजिए और सेम रहेगा। यदि इन तीन आपको ऐसा दे दे कि एक कोई स्कूल है, उसमें फिजिक्स पढ़ने वाले इतने बंदे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले इतने हैं, मैथ्स पढ़ने वाले इतने हैं। अब आपको बोल दे कि केवल फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, केवल मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं। तो वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जब तीन सेट दिए हुए हो तो आपका क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ, यानी ये जो फॉर्मूला है सेम आएगा, इसमें जो ए के साथ है, ए और ए के साथ वालों को लिख दीजिए वैसा का वैसा और सेम रहेगा। तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये कुछ नियम है। एक देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पूरक सेट पढ़ा था, तो पूरक सेट से संबंधित दो फॉर्मूले हैं जिसको हम डी मॉर्गन लॉ भी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यदि है तो ये आपका होने वाला है ए यूनियन बी का होल डैश, और ये होने वाला है ये, ठीक है। इसी प्रकार आपका यदि ए डैश यूनियन बी डैश है तो ये आपका बनने वाला है ये। कितना अच्छा काम है, याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मूले भी। तो ये थी आपकी सेट थ्योरी। अब हम इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे, जो ऑल कंपटीशन में आने लायक होंगे, हम सबको पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी थ्योरी ढंग से समझनी है। दोबारा देख लीजिए आप पूरी थ्योरी को। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे जो सेकंड पार्ट होगा अपना उसमें देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा ताकि आप इससे संबंधित समस्याओं को बेहतरीन कर सके। चलो तो फिर पहला क्वेश्चन लिखो। निम्न में से कौन सा रिक्त सेट है? निम्न में से कौन सा रिक्त सेट है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिक्त सेट है? देखिए मैं आपको चार ऑप्शन देने जा रहा हूं, इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा रिक्त सेट है। एक्स सेट एक्स बिलोंग टू आर, यानी एक्स जो है वो ऐसा है कि एक्स कोई वास्तविक संख्या है, साथ में आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। बी सेट आपके पास है एक्स सस्टेट, ये सस्टेट का चिन्ह ये ऐसा होता है सस्टेट या एक्स सस्टेट। एक्स एक्स इस प्रकार है, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग करता है आर में, यानी कोई वास्तविक संख्या है। तो एक्स सस्टेट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। सी ऑप्शन आपके पास आने वाला है एक्स सस्टेट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 2।
इसी प्रकार डी ऑप्शन आपके पास आने वाला है एक्स सच एक्स बिलोंग टू आर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। आपको बताना है कि इनमें से वॉइड सेट कौन सा है, नल सेट कौन सा है, एम्प्टी सेट कौन सा है। बहुत ही रुचिकर होने वाला है। एक्स स्क्वायर इक्वल 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, तो यहां से क्या मिला, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 मिला। तो क्या रिक्त है? रिक्त नहीं है, इसमें एक और माइनस एक दोनों है जो कि वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका रिक्त नहीं होगा। इससे क्या मिलने वाला है, क्या रिक्त है? नहीं है। और इससे भी आप सरल करके देख सकते हो, चलो प्लस कर देता हूं यहां, इसको भी सरल करोगे तो आपको कोई ना कोई एक रियल पार्ट मिलेगा। लेकिन डी ऑप्शन पर जरा गौर फरमाइए, ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1 यानी आपका एक्स बराबर प्लस माइनस आयोटा मिला। क्या ये वास्तविक है? नहीं है, ये काल्पनिक है। और अपने को जो एक्स दिया हुआ वो क्या है, वास्तविक दिया हुआ है। तो ये आपका सुटेबल सॉल्यूशन हो गया, आपका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ये सेट है एक्स सस्टेट एक्स बिलोंग टू आर, साथ ही एक्स स्क्वायर बराबर 16 है एंड 2x इक्वल 6 है। तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन सुटेबल है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। समुच्चय है कोई, ये कोई समुच्चय सेट है, ये इस प्रकार का है, तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन आपके पास है 5, दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास है 3, सी ऑप्शन आपके पास है 4 और डी ऑप्शन है 14 4 3। तो भाई कौन सा सॉल्यूशन है? यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 4 और यहां से x का मान 3। अब ऐसा कौन सा है, न तो ये है, न ये है, न ये है, तो फिर कौन सा हुआ, 5 यानी रिक्त हो गया। कोई भी, यानी ये सब बोल रहा है कि x का मान प्लस का 4 या माइनस का 4 आएगा, ये बोल रहा है कि 3 आएगा, तो कोई सा भी सुटेबल नहीं है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, 5। अब आपसे मैं पूछूं कि तीसरा क्वेश्चन आपके पास, इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन आपके पास है, ये कोई सेट है, इसमें सभी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन है आपके पास 8, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 7, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 16 और चौथा ऑप्शन है 32। ठीक है, तो ये आपका है, क्लियर। तो यहां पर कितना हो गया, 2 की पावर 3 बराबर 8। इसी प्रकार आपको इसी में पूछ लूं, चौथा क्वेश्चन दे दूं कि कोई सेट है ए, आप बताइए कि इसमें प्रॉपर सबसेटों की संख्या क्या है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। तो पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं 5, दूसरा होगा 0, दूसरा होगा 2 और सी ऑप्शन आपको दे दूं 8 और डी ऑप्शन दे दूं 7। तो बताइए प्रॉपर सबसेट, अभी आपको मैंने बताया था कि प्रॉपर सबसेटों की संख्या 2 की पावर n-1 यानी 2 की पावर 3-1 इक्वल 8-1 इक्वल 7 होती है। ये होती है 7। तो यहां ये डी ऑप्शन होने वाला है। इसी में यदि आपको ये बोलता है इम्प्रॉपर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लिखिए, यदि ए और बी कोई दो सेट है, लिखिए यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई दो सेट है, यदि ए व बी कोई दो सेट है, यदि ए व बी कोई दो सेट है, कोई दो सेट है, तब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा। देखिए भाई
पहला ऑप्शन आपको दिया गया ए, दूसरा ऑप्शन दिया गया बी, तीसरा ऑप्शन दिया गया 5 और चौथा ऑप्शन दिया गया है बी कॉम्प्लीमेंट। तो भाई देखिए कैसे करें। ए इंटरसेक्शन बी, ओके सॉरी यूनियन है, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए सॉरी देखो ए का ए के साथ ए यूनियन ए और ए का बी के साथ, ए का ए के साथ ए हो गया, यूनियन करेंगे ए हो गया, ये आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो गया, ए यूनियन बी यानी ए और बी दोनों के अवयव है। अब जब ए और बी के दोनों के अवयव कुछ भी हो सकता है और फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्लियर सी बात है जो दोनों में वेनिस्ट होंगे वो अवयव कॉमन आ जाएंगे, यानी ए सेट मिलेगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यदि ए सेट आपको दे दिया 1 2, बी सेट दे दिया आपको 2 3 और सी सेट दे दिया 2 3 4, तो आप मेरे को ये बताइए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो क्लियर सी बात है, ए 1 2, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन हो गया, यानी यहां ये यूनियन लगा दो, इन दोनों की जगह सीधा लिख देता हूं यहां से 2 3 हो गया। जब दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 और 3। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपको जो भी थ्योरी बताई गई है उसको आप ढंग से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे आपके लिए रुचिकर प्रॉब्लम लेकर के। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके इसके लिए प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको सिग्नल मिल सके। और यदि आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए इस सब्जेक्ट को और रुचिकर बनाएंगे। धन्यवाद।